वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के हैं, ठीक है। चैप्टर में ठीक है, उसमें आज हम लोग देखेंगे। सारे बैकग्राउंड देख चुके थे इमरजेंसी लागू होने का, क्या क्या उस समय देश में चल रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन, नक्सलाइट मूवमेंट, कॉन्फ्लिक्ट विथ जुडिशरी एंड रेलवे स्ट्राइक। बोला जाता है कि आज तक का रेलवे का लार्जेस्ट स्ट्राइक था, बता दिया था। जॉर्ज फर्नांडिस का उसमें इम्पोर्टेंट रोल था। तो देश में अफरा तफरी तो था। और कॉन्फ्लिक्ट विथ जुडिशरी में भी एक चीज़ बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही क्यों? क्योंकि रायबरेली से इंदिरा जी चुनाव लड़ती थी, जहाँ से आज उनकी बहू सोनिया जी लड़ती हैं, ठीक है। हुआ क्या, उनके अगेंस्ट एक सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट थे, कौन? राजनारायण जी हाँ। इनकी हार हो गई थी कौन सा इलेक्शन में? 1971। याद करो कब बताया था? 1971 में। तो जब इनकी हार हो गई ना, तो इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और बोला कि इंदिरा गांधी ने क्या किया है, गवर्नमेंट मशीनरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी यूज किया है इलेक्शन में, जो कि ऐसा होता नहीं है। जिस दिन से इलेक्शन अप्लाइड हो, मतलब डिक्लेयर्ड हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस दिन से अप्लाई हो जाता है, तो आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज थे जगमोहन लाल सिन्हा। इन्होंने क्या किया, इनके इलेक्शन को, मीन्स इलाहाबाद को, एमपी का जो चुनाव जीती थी इंदिरा जी, उनको क्या कर दिया, बोला आपकी एमपी की मेंबरशिप ख़त्म। सोच सकते हो, आज मान लो मोदी जी हैं, इनकी एमपी का मेंबरशिप कोई ख़त्म कर दे, कोई कोर्ट, कितना विपक्ष उठ खड़ा होगा। सेम चीज़ हुआ और बोला जाने लगा कि अब तो खैर ये जब एमपी नहीं है, मतलब कि रूल होता है कि बिना एमपी या एमएलए रहे आप मंत्री बन सकते हो, उसी अनुसार सीएम या प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। लेकिन 6 मंथ्स के अंदर, विद इन 6 मंथ्स आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं से चुनाव लड़ करके आपको फिर से एमपी बन जाना पड़ेगा या एमएलए बन जाना पड़ेगा। यदि स्टेट में हो तो 6 मंथ के अंदर एमपी बन जाना पड़ेगा। लेकिन यार प्राइम मिनिस्टर की एक वैल्यू होती है ना, पूरे देश का माई बाप, मालिक। मोरल वैल्यू क्या होगा फिर? इनके डिसीजन को चैलेंज किया गया। क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट में कब क्या हुआ? ये थे 12 जून 1975 का घटना था। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो पार्शियल स्टे, सोच सकते हो पार्शियल स्टे मतलब क्या, बोला मेंबरशिप तो इनका अभी रहेगा, अभी एमपी रहेंगे, लेकिन मान लो अभी कोई जैसे लोकसभा चल रहा है तो उसके प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक कि इनकी पिटीशन पे फाइनल हियरिंग ना हो जाए। भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बहुत बड़ी बात है। कहाँ आपको राहत मिली? राहत नहीं ना मिला, बोला अभी तो आप टेम्पोररी एमपी हैं, लेकिन जब तक हियरिंग ना हो जाए तब तक। लेकिन उसमें भी बोला गया कि आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रोसीडिंग्स में। विपक्षी लोग चढ़ बैठे और उसी समय विपक्ष के बड़े, बोल सकते हो नेता तो नहीं थे, वो पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर कर चुके थे, लेकिन इंदिरा जी से उनकी रिश्ता अच्छा नहीं था। इंदिरा जी के खिलाफ कट्टर विरोधी थे जयप्रकाश नारायण। 24 जून को ये हुआ। 25 जून को दिल्ली का रामलीला मैदान में बहुत बड़ा रैली हुआ, 25 जून 1975, और इसमें डिक्लेयर किया गया, क्या आर्मी से बोले कि ये इलीगल प्राइम मिनिस्टर है, इलीगल गवर्नमेंट है, इसकी बातें ना माने। गवर्नमेंट ऑफिशियल को इन्होंने अपील किया, कोई इस गवर्नमेंट की बात मत मानो, क्योंकि भाई इसकी प्राइम मिनिस्टर ही इलीगल है। मीनिंग ये था। ऐसा बोला किसने? जयप्रकाश नारायण। लोगों ने बोला इसको बातें मत मानो, बिल्कुल नहीं बात मानना है। अब सोचो कि क्या होगा देश में, इतनी तगड़ी बवाल। और कांग्रेस के खिलाफ बोला जाता है कि इतना विरोध आज तक जनता में नहीं देखने को मिला था, बिल्कुल निगेटिव इमेज हो गया। कब हुआ? 25 जून 1975। इंदिरा जी भी भाई उस समय तगड़ी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहाँ मानने वाली थी। तो रात को ही 25 जून नाइट में उस समय की प्रेसिडेंट थे कौन? फारूक अली अहमद। इनको बोल करके और बोला कि आप आर्टिकल 352, कौन सा आर्टिकल 352 इम्पोज कर दो,
352 क्या होता है सर? तो 3 इमरजेंसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चल करके जब बताऊंगा, जब 11th की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा था, इमरजेंसी सिस्टम जिसका प्रोविजन हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें जान जाएं। जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी सिस्टम। और यहीं पे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। ठीक है, बोला क्या गया है, बोला ये गया है, सुनो, बोला ये गया है क्या कि भाई साहब इसमें तो है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इसमें है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, और इसमें है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों डिटेल पहले बताऊंगा। आज हमारा काम केवल 352 का है। नेशनल इमरजेंसी क्या बोल करके प्रेसिडेंट से बोले इम्पोज कर दीजिए। नेशनल इमरजेंसी ग्राउंड का बना, इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि उस समय तक याद करो 1975 तक या तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस मीन्स वार या एक्सटर्नल अटैक बोल सकते हो, वार, या एक और क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे भी जा करके इमरजेंसी इम्पोज किया जा सकता था देश में। तो सर ये इमरजेंसी क्या होता है? अभी सिंपल सा समझो, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। मीन्स आज जैसे बोल लेते हो, अपनी बातें रख लेते हो, बिल्कुल नहीं। अभी बताऊंगा क्या क्या हुआ, कब लागू हुआ, 25 जून 1975 को। और यहाँ तक कि कैबिनेट मिनिस्टर से भी इंदिरा जी ने नहीं पूछी थी। 26 जून को सुबह सुबह कैबिनेट मीटिंग बुलाया गया 26 जून को, और तब बताया गया कि देश में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दिया गया है। मीन्स आर्टिकल 352 क्या किया गया है, अप्लाई कर दिया गया है। इसका मतलब सर क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब पहले तो फेडरल सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं, सारा पावर सेंट्रल के पास चला जाता है। सरकार को सारे या कुछ कुछ, अभी तो कहे 2021 नहीं होगा इम्पोज, आज की बात अलग है, वो बताऊंगा कि 1971 में 44th अमेंडमेंट आकर के बहुत चीज़ें बदला। उस समय सारे फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट चाहती तो ख़त्म कर सकती थी और गवर्नमेंट ने, बोला जाता है, तुरंत जितने भी प्रेस थे उस समय इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर, सबका लाइट को कटवा दिया था कि अगला दिन पेपर ना निकल पाए। और उसके विरोध में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज बिल्कुल बैंक आता था विरोध में। हर एक न्यूज़पेपर वाले को बोला गया था सेंसरशिप अप्लाई करो। मीन्स पहले गवर्नमेंट को दिखा दो क्या छापना है, तो कहाँ डेमोक्रेसी बचा? आर्टिकल 19 के थ्रू ही तो प्रेस को इंडिपेंडेंस मिलता है, काम खत्म। उसी तरह जितने विपक्षी नेता थे सबको पकड़ पकड़ के जेल में, सब खत्म। आर्टिकल 20, 21 सब उस समय 22 साइड हो, ऐसे किसी को जेल में कैसे रख सकते हो? बिल्कुल उस समय रहे गए थे बड़े बड़े लीडर, सबको पकड़ पकड़ के जेल में। कितने लोग जेल में गए, और मार पिटाई तो कहना ही नहीं। यहाँ तक तो छोड़ो, ऐसा बोला जाता कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट दिया जाता था कि इतने लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के नसबंदी करवाओ, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया का उस समय बहुत हाई था। 12th का ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन फेज बोला जाता है 1951 to 71। समझ गए? इमरजेंसी मतलब तगड़ा वाला, जो सरकार चाहेगी वो कर देगी पकड़ पकड़ के। और फिर कोई बोले क्या, बोलो तो जेल जाओ, बोलो तो जेल जाओ। ये टाइम देश ने देखा उस इमरजेंसी में। समझ गए? कौन सा आर्टिकल 352 इम्पोज कब हुआ? ये हुआ किस ग्राउंड पे हुआ था? इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे। और जब ये हुआ तो देखो और क्या क्या चीज़ हो सकता था। तो 25 जून को बता दिया कि सारे फखरुद्दीन अहमद को ख़त्म करने के बाद सारे न्यूज़पेपर को बोल दिया गया, भाई साहब जो करो हमें दिखाओ। समझ रहे हो? पूरी मतलब बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी ख़त्म। इसीलिए कांग्रेस का देखना बार बार, अभी भी 26 जून आया था, अभी जस्ट पास हुआ है लास्ट मंथ में, बोल सकते हो कांग्रेस के लिए इमरजेंसी आज भी सेम है। कुछ नहीं बोल पाते कांग्रेस वाले डिफेंड में। बाद में राहुल गांधी माफ़ी मांगे हैं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी इमरजेंसी को आप
कभी नॉर्मल डिबेट में भी आप ये मत बोलना कि उस समय सही था, लाख कमियां हो सकती है, लेकिन इमरजेंसी किसी चीज़ की सॉल्यूशन नहीं है। मतलब सोचो कि सारे न्यूज़पेपर वाले की यहाँ लाइट कटवा दे रहो, सारे विपक्षी नेता को जेल में डलवा दे रहो। हाँ, देश में देखो ऐसे बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो उस समय अलाउड था। जी हाँ, उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड था, गलत नहीं की थी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड था इमरजेंसी इम्पोज करने का। और इसी समय 1976 में 42nd अमेंडमेंट 1976 बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर ही दिया था इंदिरा जी ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने। जब 1977 में इलेक्शन हारी और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, फर्स्ट नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, और फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब बने तब जाकर के फिर हमारे देश में क्या आया? 44th अमेंडमेंट आया, ठीक है, 1978 में, और इसमें 42nd अमेंडमेंट को सारे चीज़ों को पलटा गया। जी हाँ, और इसी में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड था उसे ख़त्म कर दिया गया है। आज कोई ये कह के देश में इमरजेंसी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं लगवा सकता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है। आर्म्ड रेबिलियन उसके जगह लगाया गया है कि मान लो आर्म्ड लेकर के कोई अटैक कर दे, तब क्या हो जाएगा इंटरनल, तब उस पे के ग्राउंड पे इमरजेंसी इम्पोज किया जा सकता है। एक्सटर्नल इमरजेंसी वार अभी भी है, वार के ग्राउंड पे लागू किया जा सकता है। प्लस में जैसे बताया ना कि यहाँ तो कैबिनेट को भी नहीं पता था और इमरजेंसी लगवा दी। अब कैबिनेट का रिटेन साइन चाहिए, तब जाकर के प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज करेंगे। समझ गए? पहले सब कुछ था ही नहीं, तो चेंज कब से आया? चूँकि कोई घटना हो जाता उसके बाद लोग सतर्क होते हैं। ये सब चेंजेज आया 44th अमेंडमेंट 1978 जनता पार्टी की गवर्नमेंट में, और जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न था उस बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पलटा गया, रिवर्स किया गया, क्योंकि डेमोक्रेसी है यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये था इमरजेंसी इम्पोज। अगले लेक्चर में, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मैं बताऊंगा कंसिक्वेंसेज ऑफ द इमरजेंसी, इमरजेंसी का इफेक्ट हुआ क्या क्या, वो हम बताएंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आपसे फिर सेम रिक्वेस्ट, वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें और दोस्तों से शेयर भी करते रहो, और चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।